ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो आज हीट एंड मास फ्लो प्रोसेस है उसका फर्स्ट लेक्चर है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कुछ चीज़ें देखते हैं कि हमारे पास क्या कोर्स कंटेंट्स हैं। तो मेरी आवाज़ सबको क्लियरली आई थिंक से सुनाई दे रही होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो अपना हैंड रेज करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो MT364 इसका कोर्स कोड है, हीट एंड मास फ्लो प्रोसेसेस। और इस कोर्स के अंदर सबसे पहला जो आप लोगों ने काम करना है कि अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेना। मैंने अभी LMS के ऊपर आप लोगों की लिस्टें चेक नहीं की हैं कि कौन कौन से बच्चे रजिस्टर्ड हैं। तो बेसिकली अटेंडेंस सिर्फ उन्हीं बच्चों की मार्क होगी जो कोर्स में रजिस्टर्ड होंगे। तो आज शाम की डेट तक जो है वो आप लोग अपने आप को, अगर रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ किसी बच्चे ने तो रजिस्टर्ड कर ले। और अगर रजिस्ट्रेशन के हवाले से थ्योरी और लैब दोनों में रजिस्ट्रेशन के हवाले से किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो वो डॉक्टर अमजद साहब से रब्ता करके अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते। ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास जो कोर्स कंटेंट है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, फोरियर लॉ है, हीट कंडक्शन इक्वेशन है, कंडक्शन थ्रू ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशंस, वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, extended surfaces, heat flow in an infinitely thick plates। फिर कन्वेक्शन है, इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन, फोर्स्ड कन्वेक्शन, बॉइलिंग एंड कंडक्शन हीट ट्रांसफर, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर दैट थर्मल रेडिएशंस है, सरफेस एमिशन प्रॉपर्टीज, रेडिएशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियर सरफेसेस, radiation heat exchange between surfaces, radiation shields, and then we have heat exchanger calculations, modes of mass transfer, mass diffusion coefficient and convective mass transfer। तो इसमें जो हमारे पास बेसिकली हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस करनी है उसमें हम लोगों ने कंडक्शन को स्टडी करना है, देन वी विल स्टडी अबाउट कन्वेक्शन, देन थर्मल रेडिएशंस और हीट एक्सचेंजर्स। ये बेसिकली हमारे 4 टॉपिक्स हैं और इनकी आगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है कि अंडर दीज टॉपिक्स जो जो चीज़ें हम लोगों ने स्टडी करनी है। कन्वेक्शन के अंदर जो जो हमने चीज़ें स्टडी करनी है, देन थर्मल रेडिएशन है और हीट एक्सचेंजर है। तो जब भी हम हीट फ्लो या मास फ्लो की बात करते हैं, देन फोर्थ वन इज दिस इज बेसिकली द मोड ऑफ मास ट्रांसफर। तो 5 चीज़ें टोटल हो गई। ओके, तो इसमें हमारे पास हीट कंडक्शन, कन्वेक्शन, थर्मल रेडिएशंस, हीट एक्सचेंजर्स और फिर हमारे पास आ जाते हैं मास ट्रांसफर। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन जो हैं ये बेसिकली हीट फ्लो की टाइप्स हैं और ये टाइप्स जो है वो हमने डिस्क्रिमिनेट की हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अगर हम कंडक्शन की बात करें तो जितने भी सॉलिड मटेरियल्स हैं उनमें जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, हीट का फ्लो हो रहा है, उसको हम कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र कहते हैं। इसी तरह जो हमारे पास जितने भी फ्लूइड्स हैं जिसमें लिक्विड्स आ जाते हैं या गैसेस आ जाती हैं, उनमें जो हीट का फ्लो है दैट इज नोन एज कन्वेक्शन। और फिर जो हमारे पास थर्मल रेडिएशन हैं, दिस इज अ टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर जिसमें हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। कंडक्शन में आपके पास मीडियम क्या है, सॉलिड है जिसमें से हीट फ्लो कर रही है। कन्वेक्शन में आपके पास मीडियम क्या है, लिक्विड है या गैस है। रेडिएशंस में जो है हमें किसी किस्म की जो है वो मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। मेन के जो रेडिएशंस हैं ये वैक्यूम में से भी गुजर सकती हैं। यहाँ पे आपके पास किसी किस्म का जो है वो मीडियम नहीं है हीट के फ्लो के लिए। और हीट एक्सचेंजर्स बेसिकली आर द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू एक्सचेंज हीट बिटवीन टू
मीडियम्स ऑफ हीट ट्रांसफर लाइक जैसे लिक्विड टू लिक्विड है, लिक्विड टू सॉलिड है, सॉलिड टू लिक्विड है। और मास ट्रांसफर में हम लोगों ने डिस्कस करना है कि जो मास फ्लो है, जैसे आपके पास बहुत हाई क्वांटिटी में कोई बल्क मीडियम जो है वो मटेरियल फ्लो मूव कर रहा हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसकी सादा सी एक एग्जांपल अगर हम लें तो देखते हैं कि हमारे पास एक लार्ज रेजरवायर है वाटर का, और वहाँ से हम वाटर को फ्लो करवाते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज अ बल्क मूवमेंट ऑफ मास। जैसे आपके घर के ऊपर जो है वो वाटर रेजरवायर है, वाटर टैंक है, वहाँ से आप वाटर को सर्कुलेट करवा रहे होते हैं थ्रू आउट द हाउस एट डिफरेंट लोकेशंस। तो दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ मास। और फिर मास मूवमेंट के दौरान, मास फ्लो के दौरान, मास ट्रांसफ़र के दौरान हमारे पास जितने भी पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ओके, दीज आर सम रिकमेंडेड बुक्स। ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। जो आपकी टेक्स्ट बुक है दैट इज हीट एंड मास ट्रांसफर बाय जी कामराज एंड पी रविंद्रन, ठीक है। और ये आपके पास यूज होगी एज ए टेक्स्ट बुक। और दूसरी है हीट ट्रांसफर अ प्रैक्टिकल अप्रोच बाय वाई ए सिंजल, यूनस ए सिंजल, बेसिकली इट इज़ अ यूएस ऑथर। तो ये एज ए रेफरेंस बुक यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो टेक्स्ट बुक है वो ये वाली है। तो ये टेक्स्ट बुक जो है इसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। जो इसका ऑनलाइन वर्जन अवेलेबल है वो पेड वर्जन है। तो वो आप शायद परचेज नहीं कर सकेंगे बिकॉज इट इज़ समथिंग लाइक एक्सपेंसिव बुक। तो इसकी जो सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी है, वो अवेलेबल है। अगर कुछ बच्चे लाहौर से हैं तो दे कैन ट्रैक फ्राम मोहम्मद बिन कासिम फोटो स्टेट एट मेन कैंपस, ठीक है। वहाँ से इसको वो ट्रैक कर सकते हैं। और उस वहाँ पे जो है वो इसकी एक कॉपी मैंने रखवाई हुई है, जो कि केएस के तो क्लोज है, यहाँ पे बच्चों की एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है। तो अगर कोई भी एक बच्चा आप में से हो जो लाहौर से बिलोंग करता हो तो वो वहाँ से इस बुक की कॉपी लेके उसको स्कैन करके बाकी सारे स्टूडेंट्स को जो है वो उसकी कॉपीज सेंड कर सकता है। क्लियर? इसकी जो है वो बेसिकली 2 पेजेस पर साइड जो है वो मैंने उसको कहा था कि इसको कॉपी करके रख लें, तो उसके पास अवेलेबल होगी। तो ये आप वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। यूनिस सिंजर की बुक जो है ये सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है ऑनलाइन। इसको आप इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमारी मेजर चीज़ें जो हैं वो इसमें से। और इस बुक में इससे बड़े ऑथर ने जो है ईजी वे में चीज़ें लिखी हुई हैं। प्री रेक्विजिट्स में आपकी थर्मोडाइनमिक्स का टेक्नोलॉजीज है, तो ये कोर्स जिन बच्चों का क्लियर है तो वही इस कोर्स में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। उसके अलावा बाकी बच्चों के लिए प्रॉब्लम होगी, वो इसमें रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सम इंट्रोडक्शन एंड बेसिक concepts of heat transfer. So first of all, we must know what is heat transfer and what is the difference between heat and temperature. To know about the concept of heat transfer, we must be aware of the heat and temperature. So what is temperature? Temperature is a measure of amount of energy possessed by the molecules of a substance. It manifests itself as a degree of hotness and can be used to predict the direction of heat transfer. The UL symbol for the temperature is T, capital T is used for the temperature. The scales of measuring temperature in SI units are the Celsius and Kelvin temperature scales. So in simple words, we can say that the degree of hotness or coldness of any body or any object or material is known as or determine its temperature. और you know that कि जो हमारे पास हीट का फ्लो होता है
that is related to the temperature of the system. हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जो है वो हीट फ्लो करती है एंड इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. सो अगर दो मटीरियल्स हैं, both are in contact with each other and one object is maintained at higher temperature and other object is maintained at lower temperature, say one is at 100 degree and other is at 50 degree, so heat will flow from higher temperature to lower temperature, from 100 degree to 50 degree. So the temperature also determines the direction of heat flow. What is heat? On the other hand, heat is energy intransient, the form of energy that can be transferred from one system to another as a result of temperature difference. तो basically जो heat है, that is a type of energy and it is intransient. Transient का क्या मतलब है? That is not in a stable form. That intends to move from one direction to another direction. Spontaneously heat flows from a hotter body to colder one. The UL symbol for heat is Q. In the SI system, common units for measuring heat are joules and calories. G, roll number 1 for you have any question? Yes sir. सर मैंने बात बताना था कि आपने कहा ना कि जब भी जब हमारे पास टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ से हीट फ्लो होती है लोअर टेम्परेचर पे, लेकिन हम तो लो टेम्परेचर से भी हाई टेम्परेचर पर ट्रांसफर करा सकते हैं, बेशक उसमें हमें वर्क डन करना पड़ेगा. बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. उसकी तरफ भी आएंगे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. यू आर क्वाइट राइट. ओके. अच्छा बेटा, एक चीज़ आपने ये करनी है कि आप लोगों के जहन में जो जो भी सवाल होंगे आप लोग अपने पास एक पेज के ऊपर हम उनको लिख लेंगे. सब बच्चों के लिए कह रहा हूँ. एट द एंड ऑफ सेशन वी विल हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन. तो उसमें हम सारी क्यूरीज को जो है डिस्कस करेंगे. जैसे ये अभी 1-4 ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया है कि सर आपने तो कहा है कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है, लेकिन हम हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ भी मूव करवा सकते हैं. इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और मैं इन सारी चीज़ों का आंसर आपको एंड के ऊपर दूंगा. तो आप लोगों के पास किसी भी बच्चे के पास जो क्वेश्चंस होंगे ना, आपने उनको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, ताकि हम एक स्मूथ वे में पहले लेक्चर को एंड अप करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे. उसमें जो जो भी आपकी क्यूरीज होंगी हम उनको 1 by 1 डिस्कस करेंगे. ओके ओके जी. तो हमारे पास बेसिकली जो टेम्परेचर है वो क्या है कि वो किसी भी बॉडी की डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है. और हीट क्या है? हीट इज बेसिकली a kind of energy, or intransient means that is unstable and it always tends to move from high temperature to low temperature. और हीट उसी वक्त फ्लो करेगी जब आपके पास टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा होगा. जब मैं ग्रेडियंट का लफ्ज यूज करूंगा तो इसका मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर डिफरेंस. तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो हीट का फ्लो नहीं होगा. जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा इतना हीट फ्लो ज़्यादा होगा. और जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा, या टेम्परेचर ग्रेडियंट की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर ग्रेडियंट जैसे जैसे कम होता जाएगा आपका हीट फ्लो प्रोसेस कम होता जाएगा. और जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो हीट ट्रांसफर रेट खत्म हो जाएगा. अगर आपके पास एक गिलास है उसमें गर्म पानी है, that is at around 60 degree या 70 degree centigrade, and that glass of water is placed in a room that is maintained at 20 or 25 degree centigrade, तो क्या होगा कि हाई टेम्परेचर से हीट लो टेम्परेचर की तरफ मूव करना शुरू करेगी और उस वक्त तक मूव करती रहेगी जब तक ग्लास के अंदर जो वाटर है उसका टेम्परेचर 20 या 25 डिग्री नहीं हो जाता. उसके बाद हीट का फ्लो खत्म हो जाएगा. चूंकि आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम आ गई है. थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है कि आपके पास दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर क्या है, वो बराबर हो गया. ठीक हो गया. तो इस केस में अब आप लोगों ने ये करना है कि आप कहेंगे कि हमारा सिस्टम जो है
दैट इज इन अ स्टेबल पोजीशन। अब ये कभी भी नहीं होगा कि रूम का टेम्परेचर अगर 20 या 25 डिग्री है तो आपका जो वाटर था जिसका इनिशियल टेम्परेचर 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड था वो 20-25 से भी कम टेम्परेचर पे चला जाएगा। उसको हम लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ और मैकेनिज्म के प्रोसीजर से हमको उन्हें अडॉप्ट करना पड़ेगा, वो भी इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दिस इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट। डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनामिक्स एंड हीट ट्रांसफर। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स का कोर्स भी स्टडी किया है, और थर्मोडायनामिक्स के कोर्स में भी हम लोग जो है वो हीट की बात करते हैं, वर्क की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। और हीट ट्रांसफ़र में भी हम लोग जो है वो हीट की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अच्छा, जब हम लोग थर्मोडायनामिक्स में वर्क की बात करते हैं या एनर्जी की बात करते हैं तो जो वर्क है दैट इज इटसेल्फ नथिंग, दिस इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स है, उसमें वर्क भी जो है वो एक टाइप है उसकी। तो मेजर डिफरेंस क्या है थर्मोडायनामिक्स और हीट ट्रांसफर में? तो थर्मोडायनामिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर as a system undergoes a process from one equilibrium state to another equilibrium state। अब इससे क्या मुराद है? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि हमारे पास जार ऑफ वाटर है जो 70 डिग्री पे मेंटेन किया हुआ है, और हम लोगों ने उसके एक रूम में प्लेस कर दिया जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कुछ देर के बाद वो जो टेम्परेचर है 70 डिग्री से 25 डिग्री के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब जब ये टेम्परेचर इक्विवेलेंट हुआ है 25 डिग्री के इक्विवेलेंट 70 से, तो इसका मतलब है कि देयर इज सम लॉस ऑफ हीट ट्रांसफर हुई है। वाटर के पास जो हीट थी उसने एटमॉस्फेयर में रिलीज की है, देन उसका टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है। देखिए, जब भी कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब भी कोई सिस्टम हीट रिलीज करेगा उसका टेम्परेचर कम होगा। तो इसमें हमारे पास जो इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाना, यानी कि जो वाटर जो था हमारे पास जार में और जो रूम का टेम्परेचर है वो दोनों क्या हो गए हैं? बैलेंस हो गए। तो इस दौरान जो हीट ट्रांसफर हुई है फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, इस प्रोसेस को हम डिस्कस करते हैं थर्मोडायनामिक्स में। फर्स्ट इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? 70 डिग्री, यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर मेंटेन था। और सेकंड इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? 25 डिग्री, यहाँ पे अगेन आगे वो उसका टेम्परेचर मेंटेन हो। ठीक है। इसके साथ हमें थर्मोडायनामिक्स और क्या बताती है कि हाउ मच हीट इज ट्रांसफर्ड, कि कितनी हीट ट्रांसफर हुई है। अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं एक सिंपल सा, तो आप लोगों को पता है कि Q इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी, या मैं इसको T2 माइनस T1 लिख लूँगा। ओके। तो अब आपके पास जो T2 था वो T1 था, वो क्या है? आपके पास एनवायरमेंटल टेम्परेचर है। T2 आपके पास जो है वो वाटर का टेम्परेचर है, और वाटर की मास भी आपको पता है, उसकी Cp की वैल्यू भी पता है, और आपको T2 और T1 की वैल्यू भी पता है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल हीट कितनी ट्रांसफर हुई, डेल्टा Q। हाउ मच वर्क इज डन। अब थर्मोडायनामिक्स में हम वर्क की बात भी करते हैं, तो वर्क कितना हुआ है? You know that first law of thermodynamics, Q plus W is equal to U2 minus U1। तो अब अगर इस केस में वर्क नहीं हुआ है तो वर्क ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ आपके पास हीट कॉन्टेंट्स आ जाएंगे।
और अगर वर्क हुआ है तो उसकी अमाउंट भी आ जाएगी। एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, फाइनल स्टेट से मुराद क्या है कि इनिशियली उसकी पोजीशन क्या थी और फाइनल क्या है। मतलब T1 टेम्परेचर उसका अगर 70 डिग्री था तो T2 क्या हो गया, 25 हो गया, अगर हीट लॉस हुई है। और इसी तरह अगर T1 25 था तो T2 फिर क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो, अगर हीट उसमें ऐड हुई है। So these are some parameters we need to discuss in thermodynamics. अब इसी में एक अगर और चीज़ हम देखें कि अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर वाटर का टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो, इट मीन्स वाटर इन अ गैसियस स्टेट, इट इज स्टीम। आपने थर्मोडाइनमिक्स में ये चीज़ें स्टडी की हैं। और जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड से हम उसका टेम्परेचर से 60 डिग्री पे लेके आएंगे तो अब 60 डिग्री के ऊपर वो क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, उसकी स्टेट भी चेंज हुई है। एट स्टेट पॉइंट 1 it was in a gaseous state and at state point 2 it was in a liquid state. अब स्टेट पॉइंट 1 से स्टेट पॉइंट 2 के आने के दरमियान जो हुआ है ना काम, इन बिटवीन, वो चीजें हमें थर्मोडायनामिक्स नहीं बताती। फॉर एग्जांपल ये मैं अगर एक लाइन ड्रा करूं, दिस वन, ये आपके पास स्टेट पॉइंट 1 है और ये आपके पास स्टेट पॉइंट 2 है, और अ सिस्टम अंडरगोज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस फ्रॉम स्टेट पॉइंट 1 टू स्टेट पॉइंट 2, ठीक है। तो मैं इसको TV या TP या TS कोई भी डायग्राम बना लेता हूँ। तो अब स्टेट पॉइंट 1 के ऊपर सिस्टम की कंडीशंस क्या थी और स्टेट पॉइंट 2 के ऊपर उसकी कंडीशंस क्या हैं, ये तो थर्मोडायनामिक्स हमें बताती है। लेकिन थर्मोडायनामिक्स हमें ये नहीं बताती कि स्टेट पॉइंट 1 और स्टेट पॉइंट 2 के इन बिटवीन क्या हुआ। हमें ये तो पता चल गया, थर्मोडायनामिक्स ने बता दिया कि 1 से 2 के दरमियान हीट कितनी ट्रांसफर हुई है, वर्क कितना हुआ है। लेकिन थर्मोडायनामिक्स ये नहीं बताती कि ये 1 और 2 के इन बिटवीन क्या होता है। क्लियर? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप UET कालाशाह काकू कैंपस से UET मेन कैंपस में जा रहे हैं, तो आपकी इनिशियल स्टेट UET कालाशाह काकू कैंपस थी और फाइनल स्टेट UET मेन कैंपस थी। तो बताने वाले को ये पता है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट KS के था और एंडिंग पॉइंट मेन कैंपस था, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं बताता कि आप कौन से रास्ते से मेन कैंपस पहुंचे। आपने ईस्टर्न बाईपास को फॉलो किया है, आपने रिंग रोड को फॉलो किया है, या आप लोगों ने GT रोड को फॉलो किया है। बात समझ रहे हैं? तो इन बिटवीन जो हमारे पास जो स्टेट चेंजेस के हैं उनके बारे में जो चीजें हैं वो हमें फिर बताती है हीट ट्रांसफर। Heat transfer deals with the determination of the rates at which heat is energy is transfer as well as variation of temperature। ये तो एक मेजर चीज है ना कि किस रेट से हीट ट्रांसफर हुई। विद जब भी हम रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं ना, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम। हम आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी की यूनिट्स पढ़े होंगे, किलो जॉल्स पर केजी, लेकिन हीट ट्रांसफर में हम एनर्जी की यूनिट्स पढ़ेंगे किलो जॉल्स पर सेकंड या किलो वाट, क्योंकि हम यहां पर रेट ऑफ चेंज की बात करें, ठीक है। और उसके बाद हाउ DQ इज ट्रांसफर्ड विद व्हाट मोड। ये जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी है ना कि UET KS के वाज द इनिशियल पॉइंट एंड UET मेन कैंपस वाज द फाइनल पॉइंट, तो उसके बीच में क्या हुआ है वो ये है विद व्हाट मोड, कैसे, कौन से रास्ते से, कौन से मेथड से। हमने हीट ट्रांसफर की 3 टाइप्स पढ़ी हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन सॉलिड्स में है, कन्वेक्शन लिक्विड्स में और गैसेस में है, और
थर्मल रेडिएशंस के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। तो ये उस चीज़ के बारे में हमें बताएगी कि हाउ हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट पॉइंट टू अनदर स्टेट पॉइंट। कौन सा मोड, कौन सा मेथड, कौन सा तरीक़ेकार, कौन सा रास्ता फॉलो हुआ है, कंडक्शन से हुई है, कन्वेक्शन से हुई है या रेडिएशन से हुई है। थर्मोडाइनमिक्स हमें टोटल अमाउंट बता देती है कि इतनी हीट ट्रांसफ़र हुई है, 10 किलोवाट हीट या 10 किलो जॉल्स पर केजी ऑफ हीट इज ट्रांसफर्ड। लेकिन हीट ट्रांसफर हमें बताती है कि कितनी अमाउंट हीट की ट्रांसफर हुई है और कैसे हुई है। ये कैसे वाला सवाल थर्मोडाइनमिक्स नहीं बताया। और दूसरी क्या चीज है कि एट व्हाट रेट, इस रेट से हुई है। एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, आप कितनी स्पीड के साथ, कितनी वेलोसिटी के साथ यूईटी केएसके से यूईटी मेन कैंपस गए। थर्मोडाइनमिक्स ये नहीं बताती, लेकिन हीट ट्रांसफर बताती है। आप देखें, दो स्टेट पॉइंट्स के इन बिटवीन जो चीजें हो रही है उसकी बात हो रही है। आप यूईटी केएस के कैंपस में थे तो आप एक स्टेडी स्टेट स्टेबल पोजीशन पे थे। यूईटी मेन कैंपस में जब आपका एंड हो गया तो वहां पे भी आप लोग एक स्टेबल पोजीशन में चले गए। लेकिन इन दोनों के इन बिटवीन जो ट्रांजिशन हो रही थी उसके दौरान क्या हो रहा था, इसका थर्मोडाइनमिक्स ने कुछ नहीं बताया कि क्या क्या जो है ना वाकयात हुए। लेकिन हीट ट्रांसफर बता रही है कि आपने कौन सा रूट फॉलो किया है, आपकी स्पीड क्या थी, ठीक है, और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द बॉडी कि स्टेट पॉइंट 1 और स्टेट पॉइंट 2 के इन बिटवीन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी। हमें हीट ट्रांसफर ये तो बताती है थर्मोडायनामिक्स कि यहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या था और यहाँ पे टेम्परेचर क्या था। यहाँ पे आपका टेम्परेचर से 20 डिग्री सेंटीग्रेड था और यहाँ पे आपका टेम्परेचर हो गया जी 90 डिग्री सेंटीग्रेड स्टेट पॉइंट 2 के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ वॉल्यूम होगा, यहाँ पे भी कुछ वॉल्यूम होगा। तो इनिशियल स्टेट पॉइंट और फाइनल स्टेट पॉइंट थर्मोडायनामिक्स ने हमें बता दिया, हमें नहीं बताती, लेकिन इनिशियल और फाइनल स्टेट पॉइंट के बारे में थर्मोडायनामिक्स ने हमें बता दिया है। लेकिन इन दोनों के इन बिटवीन टेम्परेचर्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे थी, ये कर्व कैसे बन रही थी, क्या ये स्ट्रेट लाइन थी या कर्व थी, क्या था, रूट कौन सा फॉलो हुआ है, ये वाला फॉलो हुआ है, ये वाला फॉलो हुआ है या ये वाला फॉलो हुआ है। अब हर रास्ते का एंड पॉइंट क्या होगा, वो तो स्टेट पॉइंट 2 ही है, इधर स्टेट पॉइंट 1 है, इधर स्टेट पॉइंट 2 है। लेकिन रूट क्या कौन सा फॉलो हुआ है। अब आप देखिए, हर रूट को अगर मैं इस रूट को कंसीडर करूं तो इन बिटवीन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन और है, अगर इस रूट को फॉलो करूं तो इन बिटवीन टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन और है, अगर इस रूट को फॉलो किया जाए तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन और है। तो इसलिए हमारे पास इस रास्ते का पता होना बड़ा जरूरी है कि रूट कौन सा था। तो थर्मोडायनामिक्स हमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सिर्फ बताएगी और इनिशियल और फाइनल स्टेट के टेम्परेचर्स को यूज करेंगे हम लोग, तो हमारे पास एनर्जी कंटेंट्स तो सेम होंगे क्योंकि टेम्परेचर्स तो सेम थे। लेकिन ये जो इंटरमीडिएट स्टेट है, जो दरमियानी रास्ता है, उसके दौरान क्या हुआ है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें बताएगी हीट ट्रांसफर या हीट। सो आई होप सो के यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन heat transfer and thermodynamics. So thermodynamics and heat transfer somewhat similar to each other, but heat transfer is an advanced form of thermodynamics जो आपको एडिशनल चीजों के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है, उन चीजों के बारे में जो थर्मोडायनामिक्स नहीं देती। So heat transfer and thermodynamics are complementary part of each other. जहां पे आप हीट ट्रांसफर स्टडी कर रहे होते हैं तो वहां पे आप कहीं ना कहीं थर्मोडायनामिक्स को भी स्टडी कर रहे होते हैं, और यहाँ पे कहीं आप थर्मोडायनामिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हीट ट्रांसफर का रोल भी आ रहा है, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स आपको बताती है कि हीट ट्रांसफर कितनी क्वांटिटी में हुई है, और हीट ट्रांसफर आपको बताती है कि
आपके पास जो हीट ट्रांसफर कितनी क्वांटिटी में हुई है और उसका मोड ऑफ ट्रांसफर क्या था। तो दीज आर कंप्लीमेंट्री पार्ट ऑफ ईच अदर। ओके जी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ हीट क्या कहती है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब बेसिकली जो है वो आपके पास जो हीट ट्रांसफर हो रही होती है वो कैसे होती है? जब भी कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसको हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है कि उसका टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो अगर मैं आप हमारे पास एक ये लेट्स कंसिडर एक ये सॉलिड बीम है या सिलेंडर है, तो इसमें ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, से दीज आर सम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अब क्या होगा कि व्हेन आई विल transfer heat from here to here, say there is T1 at 90 degrees centigrade, and we are transferring some amount of heat here, and the other side that is maintained at T2 that is at say 20 degrees centigrade. Okay, so what will happen? Heat will move from higher temperature to lower temperature। और कैसे मूव करेगी? आपके पास ये हायर साइड टेम्परेचर है, दीज मॉलिक्यूल्स विल एब्जॉर्ब सम हीट। उनकी हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड दिस मॉलिक्यूल विल, अगर ये तो सॉलिड ऑब्जेक्ट है, अगर ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो दीज मॉलिक्यूल विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट इट्स इनिशियल पोजीशन, क्योंकि ये फ्री टू मूव तो है नहीं, तो वाइब्रेशन की वजह से ये कुछ एनर्जी इस मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा, उसकी वजह से ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना शुरू करेगा, ये इस मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेगा तो इसको ट्रांसफर करेगा और ये अगले को ट्रांसफर करेगा। एंड इज दिस मैनर दिस हीट विल मूव एट दिस स्टेट। अगर ये लिक्विड है तो फिर क्या हो, लिक्विड में तो मॉलिक्यूल्स या गैसेज हैं तो उनमें फ्री टू मूव होते हैं, मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। तो उस केस में ये मॉलिक्यूल अब दो तरह से हीट ट्रांसफर करेगा। एक तो ये हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से जो है ना वाइब्रेशन भी होगी, ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करेगा, टकराएगा, उससे भी हीट ट्रांसफर करेगा। और दूसरा ये मॉलिक्यूल यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ तक खुद भी जा सकता है। ठीक है, इट कैन मूव, और इसकी मूवमेंट लीनियर भी हो सकती है, ट्रांसलेशनरी भी हो सकती है, कर्वीलिनियर भी हो सकती है। वो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट पर डिपेंड करता है कि आपके पास फ्लूइड किस किस्म का है, और उसकी मोशन को हम लोग स्टडी कर सकते हैं, दैट इज अदर सब्जेक्ट। तो कोई भी ऐसा सॉलिड जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स की जो फ्री मोशन है, सॉलिड की बात कर रहा हूँ, वो ज़्यादा है तो उसमें हीट ट्रांसफर रेट ज़्यादा होगा। या जो ज़्यादा डेंस है जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं। अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा करीब करीब नहीं होते हैं, उनके दरमियान स्पेसेस ज़्यादा होती हैं। तो स्पेसेस जितनी ज़्यादा होंगी उतनी उनकी डेंसिटी कम होगी, पर यूनिट वॉल्यूम मास उनका कम होगा, तो उनमें जो हीट ट्रांसफर रेट कम होगा। और दूसरे ऑब्जेक्ट्स वो हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब ये देखें अगर बहुत ज़्यादा हैं तो अब मॉलिक्यूल्स क्योंकि एक दूसरे के करीब करीब हैं तो एनर्जी जो है ना वो ज़रा इजीली ले लेंगे दूसरे मॉलिक्यूल्स। एक ऑब्जेक्ट तो ये हो गया, एक जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट ये हो गया कि अगर मॉलिक्यूल सिस्टम के अंदर ज़्यादा है, किसी सॉलिड की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर जो है वो हीट ट्रांसफर रेट ज़्यादा होगा। और दूसरा क्या है कि उनकी फ्री मूवमेंट कितनी है, कितना फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये वाइब्रेशनल मोशन जो मैं कह रहा हूँ, या ट्रांसलेशनल मोशन, या कर्वीलिनियर मोशन, व्हाटसएवर, ये जितनी ज़्यादा होगी वो करेंगे। अब जब लिक्विड्स की बात करते हैं तो उसमें ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, इसलिए क्या है उनमें हीट ट्रांसफर रेट ज़्यादा होता है। जब हम गैसेस की तरफ जाते हैं तो गैसेस में अब आपके पास फ्री मोशन लिक्विड्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें एक दूसरा फैक्टर आ जाता है कि गैसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम हो जाते हैं। तो फिर उसमें जो हीट ट्रांसफर का मैकेनिज्म है वो ज़रा डिफरेंटली डील होती है। लिक्विड्स के मुकाबले में जो गैसेस होती हैं ना, वो हीट ट्रांसफर रेट कम ट्रांसफ़र करती हैं, हीट ट्रांसफ़र रेट कम होता है। क्यों?
क्योंकि नंबर ऑफ फ्री मोशन बढ़ जाती है लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए। लिक्विड्स के केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं, फ्री मोशन रिस्ट्रिक्टेड होती है लेकिन बिल्कुल जीरो नहीं होती। लेकिन सॉलिड्स के केस में आपके पास मॉलिक्यूल्स फ्री नहीं होते हैं लेकिन उनकी ट्रांसलेशनल या रोटेशनल मोशन जो है वो कंटिन्यू रहती है। तो इन दिस मैनर ये हमारे पास जो सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं या गैसेस हैं, उनमें जो हमारे पास मूवमेंट होती है हीट की, उसका हम डिस्कस करते हैं। तो मॉलिक्यूल्स डू है वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, ये जो है उनकी मूवमेंट की जो टाइप्स हमने डिस्कस की उस हवाले से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज द सम ऑफ दीज थ्री एनर्जीज। किसी भी मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी होती है वो इन सब एनर्जीज का सम होती है। हीट ट्रांसफर इन इंजीनियरिंग, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर एंड ड्यू टू दिस चेंज इन टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट। तो ये बेसिकली जो हम लोग इंजीनियरिंग में हीट ट्रांसफर की बेसिक एप्लीकेशन स्टडी करते हैं वो हमारे पास दो हैं कि एक तो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, वन स्टेट पॉइंट टू अनदर स्टेट पॉइंट, और इस ट्रांसमिशन की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप एक साइड से हीट दे रहे हैं और दूसरी साइड से मुसलसल हीट रिजेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, एनर्जी का फ्लो कंटिन्यू रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर इधर से हीट रिजेक्ट नहीं करेंगे तो एक वक्त आएगा कि इस साइड का टेम्परेचर और इस साइड का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, और जब टेम्परेचर बराबर हो गया तो हीट ट्रांसफर रेट खत्म हो गया, स्टॉप हो गया। तो इधर जितनी एनर्जी आ रही है और इधर कोई हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो इस एनर्जी को मुसलसल एब्जॉर्ब कर रहा हो ताकि ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है ये क्या रहे, मेंटेन। क्लियर? इसकी एक सादा सी एग्जांपल क्या है कि आप लोगों ने अपना डोमेस्टिक एयर कंडीशनर देखा होगा कि रूम के अंदर से वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और बाहर जो उसका आउटडोर यूनिट लगा होता है वहां पे एक फैन लगा होता है, मुसलसल एनर्जी एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट कर रहा है। उसकी वजह से टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा होता है इनसाइड एंड आउटसाइड, जिसकी वजह से मुसलसल हीट का फ्लो चल रहा है। कभी आप देखें कि आपका वो फैन अगर ख़राब हो जाता है बाहर वाला, तो आपका एसी बेशक चलता रहे, वो कूलिंग नहीं करेगा। क्यों कूलिंग नहीं करेगा? काम तो वो कर रहा है, लेकिन कूलिंग इसलिए नहीं करेगा कि टेम्परेचर ग्रेडियंट ही खत्म हो गया। जब टेम्परेचर ग्रेडियंट खत्म हो गया तो कूलिंग खत्म हो, ठीक हो गया। पर्पज ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है? To calculate the rate of flow of energy as heat under both steady and transient conditions. So we need to calculate the rate of flow of energy, okay, as a heat. Steady क्या है? Stable conditions, और transient क्या है? जहां पे आपके पास कंडीशन स्टेबल ना हो। स्टेडी स्टेट से मराद देखें जी, एक होती है थर्मल इक्विलिब्रियम और एक होती है स्टेडी स्टेट, ये दोनों अलग अलग चीजें। स्टेडी स्टेट का कुछ और मतलब होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास ये एक सिस्टम है, इसमें डिफरेंट पोजीशंस हैं। यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 50 है, और एक फ्लूइड यहाँ से एंटर हो रहा है और यहाँ से एग्जिट हो रहा है। यहाँ पे T1 टेम्परेचर है, यहाँ पे T2 टेम्परेचर है, ठीक है। अब ये फ्लूइड मुसलसल इस चैनल में से फ्लो कर रहा है, लेकिन ये जो इन पोजीशंस पे टेम्परेचर है ना, ये फिक्स्ड है। फ्लूइड का यहाँ पे टेम्परेचर 20 ही रहता है, यहाँ पे 30 ही रहता है और यहाँ पे 50 ही रहता है। ये कभी भी वक्त टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टेडी स्टेट पोजीशन। ट्रांजिएंट क्या है कि यहाँ पे कभी 20 हो गया, कभी 21 हो गया, यहाँ पे कभी 30 हो गया, कभी 35 हो गया या 25 हो गया, ये क्या यहाँ पे 50 था तो कभी 52 हो गया, ठीक है, कभी 55 हो गया, वगैरह वगैरह। तो मीन विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो फिक्स्ड पोजीशंस है ना, ये वाली और ये वाली, इन पे अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वो ट्रांजिएंट कंडीशन है, और अगर फिक्स्ड है तो वो स्टेडी, ठीक है। तो इस
फ्लो के दौरान जो हीट ट्रांसफर रेट है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। दिस इज द पर्पज ऑफ हीट ट्रांसफर एंड टू कैलकुलेट द टेम्परेचर फील्ड। ये टेम्परेचर फील्ड है बेसिकली। स्टेडी स्टेट में ये टेम्परेचर फील्ड फिक्स रहेगा और ट्रांजिएंट स्टेट में ये टेम्परेचर फील्ड फिक्स नहीं रहेगा। अब ये फाइनाइट नंबर ऑफ टेम्परेचर पॉइंट्स हैं, तो हीट ट्रांसफर बेसिकली इन्फिनिट नंबर ऑफ टेम्परेचर पॉइंट्स को कैलकुलेट कर सकती है मीन के ऑन ईच पॉइंट। इस तरह से छोटे छोटे जो है ना पॉइंट्स लगा। अच्छा, अब ये एक मैं चीज़ थोड़ी सी क्लियर कर लूँ। बच्चे जब भी पढ़ते आए हैं, हो सकता है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो कि जब भी हम फाइनाइट और इनफाइनाइट के लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना, तो मैट्रिक एफएससी में हम लोग जो है वो कंसिडर करते थे कि फाइनाइट वो चीज़ है जिसको काउंट किया जा सके और इन्फिनिट वो चीज़ है जिसको काउंट ना किया जा सके। इस चीज़ को थोड़ा सा हम डिफरेंटली यहाँ पे जब आते हैं हायर लेवल के ऊपर तो एलाबोरेट करते हैं कि फाइनाइट वो चीज़ है जो लिमिटेड हो, थोड़ी हो, और इनफाइनाइट वो चीज़ है जो वो ज़्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको काउंट नहीं किया जा सकता। इसकी मिसाल में आपको एक ये देता हूं कि अगर हमारे पास 1 किलोमीटर लेंथ की रोड है ना, तो हम कहते हैं कि इट हैज अ फाइनाइट लेंथ। लेकिन अगर हमारे पास 2000 किलोमीटर की रोड हो तो इंजीनियरिंग में नॉर्मली हम टर्म यूज करते हैं इट हैज अ इनफिनिट लेंथ। इट डजंट मीन कि 2000 किलोमीटर इज नॉट काउंटेबल। मैंने 2000 किलोमीटर का लफ्ज यूज कर लिया है तो इट मीन्स कि आई कैन काउंट इट। लेकिन चूंकि वो 1 किलोमीटर के मुकाबले में 2000 किलोमीटर बहुत ज्यादा है, यानी कि 2000 किलोमीटर के कंपैरिजन में हम 1 किलोमीटर को इग्नोर भी कर सकते हैं कि वो कुछ भी नहीं। तो चूंकि 2000 किलोमीटर इज अ ह्यूज क्वांटिटी, इसलिए हम लोग 1 किलोमीटर के रेफरेंस से उसको इन्फिनिट कह रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसे काउंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब मैंने लफ्ज यूज किया है ना कि हीट ट्रांसफर कैन कैलकुलेट इन्फिनिट नंबर ऑफ टेम्परेचर पॉइंट्स, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर पॉइंट्स होंगे इनके मुकाबले में। ये 3 पॉइंट्स है ना, इसके मुकाबले में हो सकता है ये 1000 पॉइंट्स हो, बट दे आर काउंटेड। ओके, applications areas of heat transfer, you can see the human body, एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स हैं, हीटिंग सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स हैं। दीज आर सम काइंड ऑफ हीट ट्रांसफर एप्लीकेशन। अब इसमें देखेंगे, ये इस फिगर में आप देखेंगे द लिटिल किड्स हैव क्लॉथिंग लाइक दिस हैज अ वार्म क्लॉथिंग। तो हम सर्दियों में क्या करते हैं, गर्म कपड़े यूज करते हैं, गर्मियों में हम थोड़े से जो है ना वो शॉर्ट क्लॉथ्स यूज करते हैं। रीजन क्या है, सर्दियों में हम लोग गर्म कपड़े इसलिए यूज करते हैं कि चूंकि बाहर का टेम्परेचर कम होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो हमें सर्दी कब लगती है, जब हम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट की मूवमेंट स्टार्ट होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी की जो हीट है ना वो बाहर एटमॉस्फेयर में ना जाए, उसके लिए हम गर्म कपड़े यूज करते हैं, स्वेटर्स यूज करते हैं, वूल यूज करते हैं। ऑल दीज क्लॉथिंग आर यूज्ड फॉर इंसुलेशन पर्पस। इंसुलेशन पर्पस से क्या मुराद है कि ये हीट ट्रांसफर रेट को कम करते हैं। ठीक हो गया। तो गर्मियों में हम लोग शॉर्ट स्लीव्स यूज करते हैं। रीजन इज दिस कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑलरेडी पहले ही हाई होता है, तो हीट बाहर से अंदर हमारी बॉडी में मूव करने की कोशिश करती है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर क्या हो, कम हो, बाय डिफरेंट मीन्स, बाय कन्वेक्शन, कंडक्शन वगैरह। तो उसके लिए फिर हम लोग जो है वो नॉर्मल जो हमारी क्लोथिंग होती है उसका हम यूज़ करते हैं ताकि हीट ट्रांसफर रेट को मैक्सिमाइज किया जा सके। बाकी कुछ एग्जांपल्स हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम की मैंने आपको एग्जांपल दिया, रेफ्रिजरेटर आपने देखा हुआ है, पावर प्लांट्स में भी हम देखते हैं कि हीट ट्रांसफर बहुत ज़्यादा हो रही होती है डिफरेंट मीडियम्स में। इंजीनियरिंग हीट ट्रांसफर,
हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट सच एज, ये उन्हीं की बात कर रहे हैं, आपके पीछे हमने तस्वीरें देखी हैं, सच एज हीट एक्सचेंजर्स, बॉयलर्स, कंडेंसर, रेडिएटर्स, हीटर्स, फर्नेसेस, रेफ्रिजरेटर्स, सोलर कलेक्टर्स आर डिजाइंड प्राइमरीली ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर एनालिसिस। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको नो को ऑलरेडी है, आप डिफरेंट चीज़ों में डिस्कस कर चुके हैं। द हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम्स encountered in practice can be considered in two groups। अब दो तरह के हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, रेटिंग प्रॉब्लम्स एंड साइजिंग प्रॉब्लम्स। रेटिंग प्रॉब्लम्स क्या हैं? दीज डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ हीट ट्रांसफर रेट फॉर एन एग्जिस्टिंग सिस्टम एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर डिफरेंस। तो किसी भी खास टेम्परेचर डिफरेंस पे जो हीट ट्रांसफर रेट होता है फॉर द एग्जिस्टिंग सिस्टम, उसको हम क्या कहते हैं? रेटिंग प्रॉब्लम। साइजिंग प्रॉब्लम्स क्या है? डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ अ साइज ऑफ अ सिस्टम in order to transfer heat at a specified rate for specified temperature difference। फर्स्ट केस में क्या है कि आपके पास एग्जिस्टिंग सिस्टम है, वो हीट ट्रांसफर कर रहा है, आप उसका इनलेट टेम्परेचर मेजर करते हैं, एग्जिट टेम्परेचर मेजर करते हैं और हीट ट्रांसफर रेट कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट्स इट। साइजिंग प्रॉब्लम्स क्या है कि आपके पास एक स्पेसिफिक टेम्परेचर ग्रेडियंट है, आप चाहते हैं कि वाटर सिस्टम में 20 डिग्री पे एंटर हो और 90 डिग्री पे एग्जिट हो, ये आपका डिजाइन प्रॉब्लम है। तो अब आपने इस टेम्परेचर ग्रेडियंट के लिए एक सिस्टम को डिजाइन करना है, तो फिर आप कैलकुलेट करेंगे कि सिस्टम का साइज कितना हो कि अगर वाटर का इनलेट टेम्परेचर 20 हो और एग्जिट टेम्परेचर हम चाहते हैं कि 90 डिग्री हो, तो वह एग्जैक्टली 90 डिग्री के ऊपर ही वाटर को डिस्चार्ज करे, ठीक है। तो रेटिंग प्रॉब्लम्स एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के लिए होते हैं, वो जितनी भी हीट ट्रांसफर कर रहे हैं वो हम सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। और साइजिंग प्रॉब्लम्स हैं कि हम लोगों ने सिस्टम को डिजाइन करना है, ये आपके पास डिजाइंड ऑलरेडी डिजाइंड सिस्टम के लिए हैं और दिस सिस्टम इज टू बी डिजाइंड। तो दो तरह के प्रॉब्लम्स आपके पास हीट ट्रांसफर में आते हैं, एक वो जिसमें एग्जिस्टिंग सिस्टम से हीट ट्रांसफर रेट कैलकुलेट किया जाता है और दूसरा डिजायर्ड हीट ट्रांसफर के लिए आप सिस्टम को डिजाइन करते हैं। An engineering device or process can be studied either experimentally or analytically। एक्सपेरिमेंट क्या है? टेस्टिंग एंड टेकिंग मेजरमेंट्स, एंड एनालिटिकल क्या है? एनालिसिस और कैलकुलेशन। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती हैं और एनालिटिकल स्टडीज होती हैं, दो तरह की होती हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में आप लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट फिजिकल टूल्स को यूज करते हुए आप लोग एक्सपेरिमेंटली वैल्यूज मेजर करते हैं और उन वैल्यूज की बेस के ऊपर आप लोग हीट ट्रांसफर रेट कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक चैनल है ये, ठीक है, इसमें कोई फ्लूइड एंटर हो रहा है, वाटर है सपोज, ठीक है, वाटर है, आई होप सो कि ये आपको समझ आ रही होगी, और ये एग्जिट है, जहाँ से एग्जिट हो रहा है, यहाँ पे उसका टेम्परेचर है T1 और यहाँ पे उसका टेम्परेचर है T। हम सिंपल में एक हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करता हूँ, Q इज इक्वल टू M CP T2 माइनस T1, ये एक फार्मूला है, आगे हम और डिफरेंट फार्मूलाज स्टडी करेंगे। अब ये जो T1 और T2 टेम्परेचर्स हैं ना, वाटर, ये एक एग्जिस्टिंग सिस्टम है, इसमें से वाटर इन और आउट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थर्मोमीटर लेता हूँ, एक थर्मोमीटर यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ, एक थर्मोमीटर यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। वो थर्मोमीटर्स मुझे कुछ रीडिंग्स दे देंगे T1 और T2 की, और यहाँ से वाटर का जो मास फ्लो रेट है, ये मास फ्लो रेट है बेसिकली, ठीक है, m डॉट, इसका मास फ्लो रेट मेजर कर लेता हूँ वो कितना है, और Cp की वैल्यू वाटर की मेजर कर लेता हूँ। तो अब ये सारी एक्सपेरिमेंटली मेरे पास वैल्यूज आ गई हैं, उनको मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा। ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी।
कि फिजिकल टूल्स को यूज़ करते हुए आप लोगों ने क्या किया है, किसी सिस्टम की परफॉर्मेंस को मेजर किया। एनालिटिकल स्टडीज क्या है? एनालिटिकल स्टडीज होती हैं बाय कैलकुलेशंस, उसमें कोई एक्सपेरिमेंटल टूल्स इन्वॉल्व नहीं होते। मसलन आप लोग एज्यूम कर, आप लोगों को कहा जाता है कि जी बताएं कि अगर इस यहाँ पे इनलेट टेम्परेचर 20 डिग्री और एग्जिट टेम्परेचर 90 डिग्री हो, मास फ्लो रेट 10 kg पर सेकेंड हो और सीपी की वैल्यू 4.18 हो, तो बताएं हीट ट्रांसफर रेट कितना होगा। तो आप जस्ट फार्मूले में सीधी सीधी वैल्यूज पुट करेंगे तो हीट ट्रांसफर रेट कैलकुलेट कर लेंगे। ये है एनालिटिकल स्टडी। अब इसी स्टडी को मैं एक्सपेरिमेंटल पर कन्वर्ट करता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे थर्मोमीटर लगाया तो टेम्परेचर 20 के बजाय 25 आया। यहाँ पे थर्मोमीटर लगाया तो टेम्परेचर 90 के बजाय 85 आया। मास फ्लो रेट आपने फ्लोमीटर लगाया तो 10 kg पर सेकेंड के बजाय 8 kg पर सेकेंड आया। सीपी की वैल्यू आपने कैलकुलेट की तो वो 4.18 के बजाय 4.20 आई। अब आपने हीट ट्रांसफर रेट कैलकुलेट किया तो वो कुछ और था। तो दोनों स्टडीज में एक क्या था, थ्योरेटिकल स्टडी या एनालिटिकल स्टडी, कि आपको चीजें बता दी गई और उनके मुताबिक आपने हीट निकाली। और दूसरी क्या चीज थी, आपने एक्सपेरिमेंटली उन चीजों को टेस्ट किया और हीट निकाली। ठीक है, so these are two different approaches. Experimental approach has the advantage that we deal with actual physical system and the desired quantity is determined by measurement within the limits of experimental error. अब एरर भी हो सकता है जब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ना, तो सिस्टम में एरर भी होते हैं ना, कि एक टेम्परेचर अगर थर्मोमीटर है उससे वो मुझे रीडिंग दे रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उस 20 डिग्री सेंटीग्रेड में कुछ एरर भी हो सकता है वो एग्जैक्टली 20 डिग्री ना हो, वो 19 डिग्री हो या 21 डिग्री हो, जिसे एक्सपेरिमेंटल एरर्स कहते हैं या एक्सपेरिमेंटल अनसर्टेनिटी कहते हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने मैथमेटिक्स में भी स्टडी की हो। विद इन द लिमिट, ओके, हाउएवर दिस अप्रोच इज एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑफन इम्प्रैक्टिकल। एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि आपको इंस्ट्रूमेंट्स परचेज करने पड़ेंगे। टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? क्योंकि आपको इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे ले जाके यहाँ पे फिजिकली इनकी मेजरमेंट्स लेनी पड़ेंगी। इम्प्रैक्टिकल क्यों है? क्योंकि आप लोगों के पास ये सारी चीज़ें अरेंज करने के लिए रिसोर्सेज होने चाहिए, लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल उस सेंस में भी नहीं है कि बिल्कुल हो ही नहीं सकती। ठीक है, इम्प्रैक्टिकल से यहाँ से मीनिंग ये है इट्स अ लिटिल टफ एंड टाइम कंज्यूमिंग। एनालिटिकल अप्रोच क्या? इंक्लूडिंग द न्यूमेरिकल अप्रोच, सिंपल फार्मूला यूज करो। एज एडवांटेज इट इज फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव। फास्ट और इनएक्सपेंसिव तो होगी, फार्मूले में जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, जवाब निकलाना है। बट द रिजल्ट्स ऑब्टेन आर सब्जेक्ट टू एक्यूरेसी ऑफ द अजम्पशन। अब देखिए वही चीज आ गई कि ये सारी अजम्पशंस पे चल रही हैं कि 20 पे एंटर हुआ, 90 के ऊपर एग्जिट हुआ, अजम्पशन ही है ना। मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंटली वो 20 के बजाय 25 और इधर 90 के बजाय 85 भी तो हो सकता है। ठीक है, but results obtained are subject to accuracy and assumptions, approximation and idealization made in analysis. ठीक है, तो प्रैक्टिकल अप्रोच जो होती है ना, वो हमेशा एनालिटिकल अप्रोच के मुकाबले में अच्छी होती है, अगरचे उसमें टाइम भी लगता है, रिसोर्सेज भी लगते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव काम भी है। लेकिन किसी भी सिस्टम को वैलिडेट करने के लिए अब तरीकाकार क्या होता है कि सबसे पहले न्यूमेरिकल अप्रोच को यूज करते हुए किसी सिस्टम को डिजाइन किया जाता है और फिर उस सिस्टम को एक्सपेरिमेंटली टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि न्यूमेरिकल अप्रोच से हम लोगों ने जो रिजल्ट्स निकाले हैं वो एक्सपेरिमेंटली वही है या कि उनमें कोई डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को फिर कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो रियल टाइम सिस्टम को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले एनालिटिकल अप्रोच यूज की जाती है और उसके बाद एक्सपेरिमेंटली उसको टेस्ट किया जाता है। तो दोनों अप्रोचेस का मिक्सचर होता है, अदरवाइज सिस्टम की वैलिडेशन नहीं होती। वैलिडेशन से मुराद ये है कि जो सिस्टम जिस पर्पज के लिए डिजाइन किया है क्या वो वही रिजल्ट दे रहा है या नहीं। Thermodynamic properties, the most of the general sense of thermodynamics is
the study of energy and its relationship to the properties of matter. All the activities in nature involve some interaction between energy and matter. Thermodynamics is a science that governs the following. अब हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ने से पहले हमें सिस्टम की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के बारे में पता होनी चाहिए। अब जब हम थर्मोडायनामिक्स की बात की हमने पीछे भी, तो हम देखते हैं कि थर्मोडायनामिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं इन्वॉल्व। एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, feasibility of a process involving transformation of energy, feasibility of a process involving transfer of energy and equilibrium processes. ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है? दो लफ्ज यूज होते हैं बेटा, एक होता है ट्रांसफर और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब ये है कि आपके पास किसी सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी है ना, और वो काइनेटिक एनर्जी किसी दूसरे सिस्टम में स्टोर हो गई है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां हम कहते हैं कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई है, एनर्जी की शेप चेंज हो गई। मतलब कि पहले वो काइनेटिक एनर्जी थी या पोटेंशियल एनर्जी बन गई है, उसकी शक्ल ही चेंज हो गई है। तो एनर्जी लेकिन फॉर्म चेंज हो गई है उसकी। जब किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है तो वो काइनेटिक में चेंज होगी। जैसे डैम के अंदर हमने पानी स्टोर किया होता है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब हम उसको जो है वो चैनल में से फ्लो करवाते हैं, टरबाइन पे से पास होता है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। दूसरी चीज क्या है कि फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी से मुराद ये है कि वो प्रोसेस मुमकिन होना चाहिए जिसकी वजह से ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर होनी चाहिए। जैसे हमने वाटर को स्टोर कर लिया डैम के अंदर और वहां से फिर वाटर को फ्लो करवाया, तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हमारे पास ये जो वाटर को स्टोर करने का मैकेनिज्म है वही अवेलेबल ना हो, या हमने वाटर को तो स्टोर कर लिया लेकिन उसके लिए डिजायर्ड चैनल्स अवेलेबल ना हो जहां से हम उसको फ्लो करवा के टरबाइन को रोटेट करवाएं, फिर ये फिजिबल प्रोसेस नहीं, यानी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन मुमकिन नहीं है। तो पहली चीज है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेबल होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जिस प्रोसेस के थ्रू हम उसको ट्रांसफॉर्म करने चाह रहे हैं वो प्रोसेस भी फिजिबल होना चाहिए। फिजिबिलिटी की बात जब करते हैं तो इसमें बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं। कभी आप लोग जो है ना गूगल कीजिएगा फिजिबिलिटी होती क्या है। फिजिबिलिटी से मुराद ये है कि वो प्रोसेस कितना इकोनॉमिक है, कितना रिलायबल है, कितना सस्टेनेबल है। ठीक है, इकोनॉमिक से मुराद क्या है कि प्राइस कंपैरिजन उसका ऐसा होना चाहिए जो आप अफोर्ड कर सकें। रिलायबल से मुराद ये है कि वो मुमकिन हो, चल सके। सस्टेनेबल हो यानी कि ऐसा नहीं है, सस्टेनेबिलिटी की जब बात करते हैं तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि इट गोज फॉर एवर। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने सिस्टम बना लिया है, वो 6 महीने चला है, उसने बड़ी ज़बरदस्त वर्किंग की है, 6 महीने के बाद ठप हो गया, बंद हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, चलते रहना चाहिए, उसके कोई एडवर्स इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। जैसे हम लोग जो हाइडल पावर से इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं ये सस्टेनेबल है, लेकिन जो हम लोग फॉसिल फ्यूल से लेते हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। क्यों? हाइडल पावर से कोई पोल्यूशन नहीं होती, लेकिन फॉसिल फ्यूल बेशक जितने मर्जी हो, आप कहें क़यामत तक ना खत्म होगी, लेकिन जितना आप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं उतनी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रही है, और इतनी जो है ना वो इंसान ने जिस चीज़ को आपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया था आप उसके लिए नुकसान बनती जा रही है, उसके एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो हम कहते हैं कि दिस इज़ नॉट अ सस्टेनेबल सोर्स। वाटर इज़ अ सस्टेनेबल सोर्स, क्योंकि वो आपने एक दफ़ा बना लिया है, ठीक है, उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन उसकी रिलायबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि उसके एडवर्स इफेक्ट्स नहीं। फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी से मुराद ये है कि वो प्रोसेस जिससे आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट करना है या काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है। और इक्विलिब्रियम प्रोसेस से मुराद ये है कि सिस्टम जब एक स्टेट पॉइंट से दूसरे स्टेट पॉइंट में जाता है तो वहाँ पे जाके वो फिर इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन कर सकता है। मोर स्पेसिफिकली थर्मोडायनामिक्स डील्स विद एनर्जी कन्वर्जन, energy exchange and direction of exchange. I hope so it is clear to you.
बेसिक लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? अब ये बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं थर्मोडायनेमिक्स के जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों ने पहले भी इनको आई होप सभी डिस्कस किया होना चाहिए। जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है और थर्ड लॉ है। ये बेसिकली फाउंडेशन है थर्मोडायनेमिक्स, ये चारों लॉज। ठीक है, तो आप लोगों के पास जो तीनों लॉज के यू हैव डिस्कस्ड, हम वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। जीरोथ लॉज क्या है? इट डील्स विद द थर्मल इक्विलिब्रियम एंड प्रोवाइड्स अ मींस फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। हम लोग कहते हैं ना कि इफ देयर आर थ्री ऑब्जेक्ट्स ए बी सी एंड टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू बी एंड टेम्परेचर ऑफ बी इज इक्वल टू सी, देन टेम्परेचर ऑफ ए एंड सी वुड आल्सो बी इक्वल। तो ये जीरोथ लॉ है, और बेसिकली ये जीरोथ लॉ ही है जिसकी बेस के ऊपर हम लोग टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल्स बनाते हैं। जैसे आपके पास जो इनिशियल थर्मामीटर थे जिनमें मरकरी को ऐसे जो है वो फ्लूइड यूज़ किया जाता था फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तो उसमें क्या होता था कि हम लोग अगर वाटर के अंदर मरकरी को डिप करते थे तो मरकरी का टेम्परेचर जो है वो वाटर का टेम्परेचर के साथ जब एक्सचेंज शुरू हो जाता था हीट का, तो वो जो मरकरी होती थी उसमें एक्सपेंशन शुरू हो जाती थी, और वो एक्सपेंशन उस वक्त तक होती थी जब तक वाटर और मरकरी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। और चूँकि मरकरी में एक यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होती थी, तो इसलिए जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाता था तो हम वो मीटर से पढ़ लेते थे कि अच्छा जी अब टेम्परेचर कितना हो गया। अब वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आके जो है ना मरकरी की एक्सपेंशन या जो कॉन्ट्रैक्शन होती थी वो स्टॉप हो जाती है। इसी तरह टेम्परेचर अगर कम होगा तो मरकरी में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल सा है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड देयर इज ओनली conversion of energy from one form to another form is possible. Second law of thermodynamics provides with the guidelines on the conversion of internal energy of matter into work. It also introduces the concept of entropy. सेकेंड लॉ बताता है कि बेसिकली एनर्जी को वर्क में और वर्क को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, और एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी के बारे में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा। मैं इसकी बच्चों को बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दिया करता हूँ, सादा सी डेफिनेशन बताया करता हूँ कि किसी भी सिस्टम की वो एनर्जी जिसको आप किसी भी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो एंट्रोपी। यानी कि अगर एक सिस्टम के पास 100 जॉल्स एनर्जी थी, आपने उसमें से 95 जॉल्स को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन वो जो 5 जॉल्स एनर्जी है ना वो सिस्टम ने अपने पास रिजर्व कर लिया, वो उसने किसी सूरत में नहीं देगी, वो एंट्रोपी है। और एंट्रोपी में अक्सर कहता होता हूँ कि इस एंट्रोपी इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ नेचर, जो किसी भी सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है। किसी कोई भी सिस्टम अगर 100% एनर्जी अपने रिलीज कर लेता है तो उसका मतलब क्या होता है? दैट सिस्टम बिकम्स डेड। इंसान है ना, इंसान कितना भी वीक हो जाए, लेकिन जब तक वो सांस लेता रहता है, जब तक उसमें थोड़ी सी एनर्जी होती है, हम कहते हैं जिंदा है। लेकिन जब उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है तो हम कहते हैं नाउ ही इज डेड। यही चीज नेचर ने हर सिस्टम के अंदर रखी है कि किसी भी सिस्टम में से अगर आप 100% एनर्जी निकाल लेते हैं तो इसका मतलब है वो सिस्टम खत्म हो गया, कोलैप्स हो गया। क्लियर? तो इसलिए सिस्टम एनर्जी, कोई भी सिस्टम है वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा, लेकिन इतनी नहीं करेगा कि खुद को डेड करे। क्योंकि जब सिस्टम डेड हो गया तो उस सिस्टम को रीयूज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर उस सिस्टम ने एंट्रोपी की वजह से अपने आप को मेंटेन रखा तो फिर वो रीयूजेबल है। एक मेसन है ना, वो काम कर रहा होता है, फिजिकल काम कर रहा होता है ना। इसकी एग्जांपल ऐसे दी जो ये थका देने वाला था, वो फिजिकल वर्किंग कर रहा है, वो एक बिल्डिंग बना रहा है, वो मुसलसल जो है वो ईंटें उठा रहा है, रेत उठा रहा है, लगा रहा है, वो थक जाता है। वो थक जाता है, वो रेस्ट करता है, थोड़ा सा सांस लेता है ताकि उसके जिस्म को थोड़ा सा आराम मिले, और फिर वो दोबारा से विद फुल एफिशिएंसी काम करने के काबिल हो जाता है। लेकिन अगर वो थकावट का शिकार हो जाए, लेकिन वो मुसलसल काम पे ही लगा रहे, तो एक वक्त आएगा कि बस वो फिर
एनर्जी ज़ीरो कर जाएगा, वो फिर अपनी एनर्जी को रीगेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप लोगों को जब नींद आ रही होती है, आप जाग रहे होते हैं, मुसलसल जाग रहे होते हैं, आपका जिस्म आपको सिग्नल भेज रहा होता है कि नहीं अब आप थक चुके हैं, नाउ टेक अ रेस्ट, वो बेसिकली आप एंट्रोपी कंडीशन को अचीव रीच कर रहे हो। फिर एक वक्त आता है कि आप सोने की कोशिश नहीं करते, आप खुद ही सो जाते हैं। आपका जो ब्रेन होता है ना, वो ऑटोमेटिकली आपको एक सिग्नल भेजता है, यू गोज टू स्लीप। अब वो सिस्टम आपके ब्रेन जो होता है ना, वो आपके सिस्टम के एक हाइबरनेट पोजीशन में खुद लेके चला जाता है, क्योंकि ब्रेन ने सिग्नल लिया है। वो देखते हैं कि आप अपनी मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम कर चुके हैं, और वो जो थोड़ी सी एनर्जी बची हुई है ना, अगर वो भी आपने कंज्यूम करने की कोशिश की तो सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। इसलिए वो क्या कर देता है, एकदम से जो है ना आज को हाइबरनेट कर देता है। सो दिस इज द इंट्रो। थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ एंट्रोपी। अब ये एब्सोल्यूट जीरो की बात की है। द एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज जीरो। अब जीरो टेम्परेचर का क्या मतलब है? -273 डिग्री सेल्सियस कि इस टेम्परेचर के ऊपर जाके आपके पास जो आइडियल सिस्टम्स होते हैं ना, उनकी एंट्रोपी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, यानी वो 100% एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं। बट दिस इज एन आइडियल टेम्परेचर। ये टेम्परेचर आज तक प्रैक्टिकली अचीव नहीं हो सका, इसको ग्राफिकली अचीव किया गया है। और ये एजम्पशन है ग्राफ से निकाली गई, थ्योरेटिकल, कि यहाँ पे एंट्रोपी जीरो हो सकती है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम की अगर बात करें तो हम कहते हैं कि एनी सिस्टम अंडर कंसिडरेशन आर अंडरगोइंग अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज नाउन एज थर्मोडायनेमिक सिस्टम. So a thermodynamic system is defined as a definite quantity of a matter or a region in space upon which attention is focused in the analysis of a problem. Okay. We may want to study a quantity of matter contained within a closed rigid walled chambers, or we may want to consider something such as gas pipelines through which the matter flows. The composition of the matter inside the system may be fixed or may change through chemical and nuclear reactions. The system may be arbitrarily defined. It becomes important when the exchange of energy between the system and everything else outside the system is considered. The judgment on the energetics of this exchange is very important. तो कोई भी चीज जो other than system है, that is known as surrounding. ये आपके पास system है, तो anything else or other than the system is known as its surrounding. And the layer that is separating the system from the surrounding is known as boundary. ये boundary arbitrarily भी हो सकती है, imaginary भी हो सकती है, या physical भी हो सकती है। जैसे एक गिलास है, गिलास में पानी भरा हुआ है, तो गिलास सिस्टम है, वो जो वाटर जो है वो सिस्टम है, जो ग्लास है वो बाउंड्री है, और उसके सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं अदर देन वाटर, वो क्या है? सराउंडिंग। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती है, एक कंसेप्ट आता है सराउंडिंग का और एक होता है इन्वायरमेंट का। ये बात होता है, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है, इसमें डिफ्रेंसिएशन बच्चों को आनी चाहिए। सराउंडिंग्स वो चीज़ें होती हैं, दीज आर अदर देन द सिस्टम बट हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द सिस्टम। और इन्वायरमेंट क्या है? दैट इज द थिंग अदर देन द सिस्टम बट डू नॉट हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द सिस्टम। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर एक कमरे में आपने एक टेबल के ऊपर पानी का एक गिलास भर के रखा हुआ है, पानी का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके अराउंड जो एटमॉस्फेयर है, एयर है, उसका टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वाटर जो है वो टेम्परेचर जो है 70 से 20 डिग्री को अचीव करने की कोशिश करेगा, तो ये हीट जो है वो थ्रू बाउंड्री जो है वो एयर में एंटर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप भी उसी कमरे में मौजूद हैं, तो अब आप उस वाटर का वो जो सिस्टम है उसके इन्वायरमेंट्स में तो मौजूद है, लेकिन उसके सराउंडिंग में नहीं है। उसके सराउंडिंग में एयर है, क्योंकि वाटर एयर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है, एयर की वजह से उसका टेम्परेचर लूज हो रहा है, लेकिन आप डायरेक्ट, अब इनडायरेक्टली कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट आपका कॉन्टैक्ट नहीं है इस सिस्टम के साथ।
तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसका सिस्टम के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो लेकिन सिस्टम के बाहर मौजूद हो उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ जिसका सिस्टम के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो और सिस्टम के बाहर मौजूद हो उसे हम सराउंडिंग्स कहते हैं। अब ये यहाँ पे जैसे ये बाउंड्री फिक्स भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है और मूवेबल भी हो सकती है। जैसे ये बाउंड्री है, आप गैस है इसको हीट करेंगे तो बाउंड्री अपर डायरेक्शन में मूव करेंगे। टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या हैं? बेसिकली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। इसमें आपके पास ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है और आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। The types, two types of exchange can occur between the system and its surroundings में डायरेक्ट इस पॉइंट्स पे आता हूँ। इस फिर हम देखते हैं कि सिस्टम की टाइप्स के एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ मैटर है यानी मास ट्रांसफर, ये है हीट ट्रांसफर, ये है मास ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर भी हो सकता है, मास ट्रांसफर भी हो सकता है। तो तीन तरह के हमारे पास सिस्टम्स हैं, ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है और आइसोलेटेड सिस्टम है। ओपन सिस्टम कौन सा सिस्टम है? जिसमें से हीट भी हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर दोनों हो सकता है। क्लोज्ड सिस्टम में हीट ट्रांसफर तो हो सकता है, मास ट्रांसफर नहीं हो सकता। और आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो हीट ट्रांसफर हो सकता है ना मास ट्रांसफर हो सकता है। ठीक हो गया। अब ये यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एक ओपन सिस्टम है, इसे हम कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी कहते हैं। इसमें आपके पास यहां से फ्लूइड एंटर हो रहा है और यहां से फ्लूइड एग्जिट हो रहा है, तो मास ट्रांसफर भी हो रहा है और मास ट्रांसफर यहां पे हो रही है, उसके साथ एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है। तो ये एक ओपन सिस्टम है। ये क्लोज्ड सिस्टम है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर तो हो सकता है थ्रू द बाउंड्री बट मास ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो ये क्लोज सिस्टम। ये भी एक कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम की एग्जांपल है जिसमें बाउंड्री मूवेबल है। अब आइसोलेटेड सिस्टम की तरफ आते हैं। मैं इसलिए आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। आप लोगों के पास जो होती है ना वो वैक्यूम फ्लास्क या थर्मोस जिसमें आप हॉट या कोल्ड वाटर को स्टोर करते हैं, तो पर्पस क्या होता है कि पानी उसमें डाल लिया तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, अगर ठंडा है तो ठंडा रहे, गर्म है तो गर्म रहे। और उस पर्पस के लिए हम उसके अराउंड क्या करते हैं, इंसुलेशन होती है। जब वाटर उसमें स्टोर हो गया है तो कंट्रोल मास सिस्टम यानी कि मास कैन नॉट बी ट्रांसफर, और अब उसके अराउंड इंसुलेशन यूज कर लिया है तो अब एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसफर। ठीक हो गया। तो बोथ एनर्जी एंड वाटर कैन नॉट बी ट्रांसफर, सो इट बिकम्स अ आइसोलेटेड सिस्टम। थर्मोडायनेमिक अप्रोचेस, थर्मोडायनेमिक्स कैन बी स्टडीड थ्रू टू डिफरेंट अप्रोचेस। एक मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है और एक माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है। मैक्रो का लफ्ज जैसे रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि एट अ लार्जर लेवल, एंड माइक्रो का लफ्ज जैसे रिप्रेजेंट कर रहा है एट अ स्मॉल लेवल। तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम लोग जो है ना वो एट लार्जर लेवल किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। जैसे किसी सिस्टम का मास है, किसी सिस्टम का वॉल्यूम है, किसी सिस्टम की डेंसिटी है, लेंथ है, टेम्परेचर है, ये सारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो एक बल्क मटेरियल की स्टडी की है। माइक्रोस्कोपिक क्या अप्रोच है कि माइक्रो लेवल के ऊपर, उसके मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जाके हम जिन प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं ना उनको माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है, और उसके लिए हम लोग जो अप्रोचेज यूज करते हैं उसको माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहा जाता है। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या क्या चीजें स्टडी करते हैं? द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर इज नॉट कंसिडर्ड, कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसी है, नॉट इंपॉर्टेंट। A few variables are used to describe the state of matter under consideration. स्टेट से मुराद ये है कि वो लिक्विड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में। जैसे अगर आप लोगों को किसी सिस्टम का टेम्परेचर और प्रेशर पता हो तो आप उसकी स्टेट बता सकते हैं। जैसे वाटर है, अगर 1 बार प्रेशर हो या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो और 100 डिग्री टेम्परेचर हो तो हम कहते हैं कि वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब इसकी सिंपल एग्जांपल लेते हैं। 1 बार प्रेशर है 111 120 90 और -5, ये तीन टेम्परेचर मैंने लिए हैं और प्रेशर कितना है 111 एटमॉस्फेरिक। अब मैं जैसे कहूँगा प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक, टेम्परेचर इज 120 डिग्री, आप फौरन कहेंगे कि जो वाटर गैसियस स्टेट में है। जब मैं कहूँगा प्रेशर इज 1 atm और टेम्परेचर 90 डिग्री, आप फौरन कहेंगे लिक्विड स्टेट में है।
क्योंकि आपको पता है कि 0 और 100 के दरमियान ये लिक्विड होता है। और अगर मैं कहूँ कि प्रेशर इज 1 atm एंड टेम्परेचर इज -5 डिग्री सेंटीग्रेड, आप फौरन कहेंगे कि ये सॉलिड स्टेट है, क्योंकि 0 के ऊपर आइस बन जाती है। तो only few variables are required to determine the state of the system. The values of these variables are measurable following the available techniques of experimental physics. Experimental physics से मराद ये है कि जो नॉर्मल आपके पास प्रेशर गेजेस है, टेम्परेचर गेजेस है, आपने प्रेशर मेजर करना है तो प्रेशर गेज यूज करेंगे, टेम्परेचर मेजर करना है तो थर्मोमीटर यूज करेंगे। तो जो कन्वेंशनल आपके पास जो है वो फिजिकल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स है, उनको यूज करते हुए आप इनको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की तरफ आ जाएं तो इसमें क्या है, a knowledge of molecular structure of matter under consideration is essential। कि उसकी molecular structure very important वो पता होनी चाहिए। large number of variables are needed for complete specification of the state of the matter। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में चूंकि हम माइक्रो लेवल के ऊपर चले जाते हैं तो फिर हमें बहुत सारे वेरिएबल्स की जो है ना जरूरत होती है, और वो वेरिएबल्स नॉर्मल फिजिकल टेक्निक से नहीं मेजर किए जा सकते। आप मसलन देखें, जैसे आपको एनालिटिकल माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ती है, और बहुत हाई टेक किस्म की जो है वो आप लोगों को फिजिका एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं, देन यू कैन स्टडी इट। तो कन्वेंशनल टेक्निक से हम लोग इनको मेजर नहीं कर सकते। Thermodynamic equilibrium क्या है? System is said to be in an equilibrium state if its properties will not change without some perceivable effect in the surrounding. Equilibrium generally requires all properties to be uniform throughout the system. There are mechanical, thermal, phase and chemical equilibrium. ये different equilibrium के state है। Nature has preferred a way of directing exchange, e.g. for example, ये कुछ नेचुरल प्रोसेसेस है जो ऑटोमेटिकली होते हैं। वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, नेचुरल है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, नेचुरल है। हीट फ्लोज फ्रॉम बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, नेचुरल है। मोमेंटम ट्रांसफर अकर फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर प्रेशर टू लोअर वन, मास ट्रांसफर अकर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर वन, ये नेचुरल है, यानी ये ऑटोमेटिकली होता है। पानी टैंकी के अंदर हो तो वहां से खुद ही नीचे की तरफ मूव करेगा, लेकिन अगर हम लोगों ने ग्राउंड लेवल से उसको टैंक के अंदर लेके जाना है तो हमें वाटर पंप यूज करना पड़ेगा, वो नेचुरल नहीं है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करना नेचुरल है। जैसे पीछे एक बच्चे ने सवाल किया था कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करती है, लो से हाई की तरफ भी फ्लो कर सकती है। यस, पानी टॉप लेवल से बॉटम लेवल की तरफ खुद आएगा, लेकिन बॉटम लेवल से टॉप लेवल की तरफ ले जाने के लिए हमें वर्क इनपुट देनी पड़ेगी, पंप यूज करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ लेके जाना है तो हमें कोई सिस्टम यूज करना पड़ेगा, वर्क इनपुट देनी पड़ेगी, एनर्जी इनपुट देनी पड़ेगी, फिर जो है वो हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ मूव करेगी। इक्विलिब्रियम की टाइप्स क्या है? प्रेशर अगर बैलेंस हो, यानी कि आपके पास कोई भी स्पीशी है उसके जो प्रेशर कांस्टेंट है दो स्टेट्स के इन बिटवीन, तो हम उसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। पोटेंशियल इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम है। कंसंट्रेशन स्पीशीज ऑफ स्पीशीज क्या है? स्पीशी इक्विलिब्रियम है। और टेम्परेचर इक्विलिब्रियम है तो थर्मल इक्विलिब्रियम। ये प्रेशर, पोटेंशियल, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर अगर मेंटेन हो, इनमें कोई चेंज ना आ रही हो, कांस्टेंट हो, तो हम लोग फिर इनको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल स्पीशी और थर्मल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। No interaction between them occur, they are said to be in equilibrium. Thermodynamic equilibrium implies all those together. A system in thermodynamic equilibrium does not deliver anything, यानी उसमें किसी भी किस्म का चेंज नहीं होता। प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? ये चूंकि चीज़ें थर्मोडायनामिक्स से रेलिवेंट हैं, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हम लोग जो नेक्स्ट इसके बाद हीट ट्रांसफर स्टडी करने जा रहे हैं उसमें ये सारी चीज़ें यूज होंगी। Any characteristics of a system is known as properties. Some familiar properties are pressure, temperature, volume, mass. Properties are considered to be either intensive or extensive. अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है? सिंपल सी चीज है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो अगर सिस्टम की मास को चेंज करें तो चेंज हो जाए, उसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उसे, नहीं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो अगर सिस्टम की मास को चेंज करें तो चेंज हो जाए, उसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सॉरी, उसे, नहीं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो अगर सिस्टम की मास को चेंज करें तो चेंज हो जाए, उसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं।
कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम की मास के साथ चेंज हो उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, और कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम की मास के चेंज करने से चेंज ना हो उसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड डिपेंडेंट ऑन साइज और मास। अब ये जैसे देख रहे हैं कि मास है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है और डेंसिटी। इसी सिस्टम को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लिया तो मास क्या हो गई, हाफ हाफ हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम क्या होगा, हाफ हाफ हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन आप देखें कि हाफ करने से टेम्परेचर तो नहीं चेंज होगा, प्रेशर तो नहीं चेंज होगा, डेंसिटी तो नहीं चेंज होगी। आप ये नहीं कहेंगे कि अगर एक गिलास में 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी है तो उस पानी को आप आधा आधा कर लें तो टेम्परेचर 50 हो जाएगा, वो फिर भी 100 ही रहेगा। प्रेशर फिर भी जो है ना वो अगर एक बार है तो एक बार ही रहेगा। डेंसिटी उसकी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, तो मास भी आधी हो गई, वॉल्यूम भी आधा हो गया, रेशियो लेंगे तो वो अगेन कांस्टेंट आएगा। तो दीज प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। द रेशियो ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी टू द मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक वैल्यू। किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर मास से डिवाइड कर लिया जाए तो वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बन जाती है। जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम है, वॉल्यूम पर यूनिट मास। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, मोलर वॉल्यूम है या मोलर इंटरनल एनर्जी है, व्हाटसोएवर। ओके, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर मास से डिवाइड करेंगे तो वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बन जाती है। स्टेट क्या है? It is a condition of a system as defined by the values of all its properties. It gives a complete description of the system. Any operation in which one or more properties of a system change is called change of state. जैसे आपके पास जो स्टेट पॉइंट 1 है, वॉल्यूम ये है, टेम्परेचर ये है, मास ये है। अब सेकंड आप लोगों ने इसको हीट किया है तो या इसका वॉल्यूम चेंज किया, व्हाटसोएवर। अब यहाँ पे क्या है, या आपने इसके ऊपर से प्रेशर को रिलीज किया है तो प्रेशर कम करने से इसका वॉल्यूम बढ़ गया है। अब वॉल्यूम 2.5 हो गया है, टेम्परेचर भी उतना है, मास भी उतना है। तो ये स्टेट पॉइंट 1 है, ये स्टेट पॉइंट 2 है। अब इसमें ये भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो जाए, यहाँ पे 25 हो जाए, बाकी चीज़ें फिक्स रहें, तो ये स्टेट पॉइंट 2। तो मतलब अगर सिस्टम की प्रॉपर्टीज जो हैं जैसे ही वो चेंज होती हैं ना, हम कहते हैं कि इसकी स्टेट चेंज हो गई, जब वो नेक्स्ट फिक्स्ड पोजीशन को अचीव कर ले। Process क्या है? Any change that a system undergoes from one equilibrium state to another. अब ये एक सिस्टम है, स्टेट पॉइंट 1 में है तो ये स्टेट पॉइंट 2 में चला गया है, इसकी कोई प्रॉपर्टी ए और बी है, उनमें चेंज आई है, तो हम कहते हैं कि इसमें चेंज आई है। और ये चेंज जिस मैकेनिज्म के थ्रू आई है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। और जिस पाथ को ये फॉलो करता है ड्यूरिंग the change in state, that path is known as process path. Path क्या? Series of states through which a system passes during a process. To describe the process completely, one should specify the initial and final states as well as the path it follows and the interaction with the surroundings. ये process path. The process diagram plotted by employing thermodynamic properties as coordinates are very useful in visualizing the process. So you can see that कि ये आपके पास initial state है, ये final state है और ये process path है। और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपके पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और कंप्रेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब जब कंप्रेशन हुई है तो प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ है, वॉल्यूम कम होना शुरू हुआ है। ये तो इनिशियल स्टेट ये थी, फाइनल स्टेट ये है, प्रेशर बढ़ गया है और वॉल्यूम कम हो गया है। तो ये सिस्टम ने क्या किया, स्टेट पॉइंट 2 अचीव कर। सम कॉमन प्रॉपर्टीज आर यूज्ड एज कोऑर्डिनेट्स आर टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। कोऑर्डिनेट से मुराद है जिनको एक्स और वाई एक्सिस पे यूज किया जाता है। द प्रीफिक्स आइसो इज ऑफन यूज्ड टू डेजिग्नेट द प्रोसेस फॉर विच पार्टिकुलर प्रॉपर्टी रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबैरिक प्रोसेस है तो प्रेशर कांस्टेंट। ये आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। एज अ मैटर ऑफ रूल वी अलाउ वन ऑफ द प्रॉपर्टीज टू रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग अ प्रोसेस।
कोई भी प्रोसेस हो ना, उसके दौरान अगर 3-4 प्रॉपर्टीज हो तो एक प्रॉपर्टी हमेशा कांस्टेंट रहती है। Construct as many processes as we can with the different properties kept constant during each of them. Complete cycle by regaining the initial state. अब आइए देखिए आइसो का लफ्ज जो यूज हुआ है ना, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसेंट्रोपिक, एंट्रोपी कांस्टेंट, आइसेंथाल्पिक, एंथाल्पिक, आइसोस्टेरिक, concentration constant, and adiabatic heat exchange remains constant. Cycle क्या है? A process during which initial and final states are identical, that is known as a cycle. स्टेडी फ्लो प्रोसेस की मैंने पीछे अभी एग्जांपल दी है कि अगर आपका सिस्टम जो है उसकी डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर स्टेट पॉइंट सेम हो, कोई चेंज ना हो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहते हैं स्टेडी स्टेट प्रोसेस। आप देख सकते हैं ये एक सिस्टम है, इसमें डिफरेंट पोजीशंस पे टेम्परेचर दिए हुए हैं 1 बजे, और फिर 3 बजे जब इसको दोबारा ऑब्जर्व किया गया तो हमारे पास इन स्टेट पॉइंट्स के ऊपर जितने भी जो है वो प्रॉपर्टीज थी वो क्या थी? कांस्टेंट थी। तो इसमें हमारे पास विद रेस्पेक्ट टू टाइम कोई भी चेंज नहीं आया है। आप देख सकते हैं टेम्परेचर 300, 300, 250, 250, 225, 225। तो हम क्या कहते हैं कि ये स्टेडी स्टेट प्रोसेस है, और जो डिवाइस यूज होता है फॉर स्टेडी स्टेट प्रोसेस इसका हम स्टेडी फ्लो डिवाइस। क्लियर? अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ कंट्रोल वॉल्यूम स्टेडीली, दैट इज नोन एज स्टेडी फ्लो प्रोसेस। ये कंट्रोल वॉल्यूम है, मीन के सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन देयर इज अ मास ट्रांसफर, टोटल मास कंटेंट्स, एनर्जी कंटेंट्स आर कांस्टेंट। Steady flow conditions can be closely approximated by devices that are intended for continuous operations such as turbines, pumps, boilers, condenser and heat exchangers or power plants. तो ये कुछ हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम्स हैं जहाँ पे हमारे पास जो टोटल सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं वो क्या रहती हैं? कांस्टेंट रहती हैं। क्लियर हो गया? ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। टेम्परेचर एंड जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये चीजें हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की हैं कि द जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड बॉडी दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। इफ A is equal to B and B is equal to C then A is equal to C। और इसी लॉ को हम लोग यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। By replacing third body with the thermometer, the zeroth law can be reacted as the two bodies are in thermal equilibrium if both have same temperature reading, even if they are not in contact. Okay? तो आप देख सकते हैं कि ये आयरन है, ये कॉपर है, ये 150 डिग्री पे मेंटेन है, ये 120 डिग्री पे मेंटेन है, तो इन्होंने थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन किया कहीं 60 डिग्री के अराउंड। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये नहीं होता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम मिडिल पॉइंट के ऊपर होती है कि ये 150 है 20 का है, तो इसकी जो है ना अगर हम दोनों को सम अप करें 170 और 170 का अगर हम हाफ निकालें तो ये तकरीबन बनता है कोई 85। तो ये ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों का टेम्परेचर 85 हो जाए। ये क्यों होता है? क्योंकि दोनों सिस्टम्स की अपनी एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है जिसको हम सीपी या सीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सीपी और सीवी जो है वो हमारे पास होती हैं, डिपेंड करती हैं कि किसी भी सिस्टम की अगर सीपी वैल्यू ज़्यादा हो ना तो हम कहते हैं कि सीपी वैल्यू क्या, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फॉर यूनिट डिग्री टेम्परेचर राइज, कि जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने से 1 डिग्री किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा हम उसे कहते हैं उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं अगर उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है इनमें से किसी ऑब्जेक्ट की, तो वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा और फिर उसके यूनिट डिग्री टेम्परेचर में राइज होगा। किसी की अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है
तो वो कम हीट एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन उसके टेम्परेचर में चेंज ज़्यादा होगा। तो अब आप देखें कि ये कॉपर है, कॉपर में जो चेंज आया है वो थोड़ा है, 20 से 60 हुआ है, लेकिन ये 150 से 60 पे आया है। तो इसका मतलब है कि कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा थी। हीट तो दोनों ने इक्वल अमाउंट में जो है वो एब्जॉर्ब किए थे, जितनी हीट रिजेक्ट की है उतनी ही इसने एब्जॉर्ब की है, लेकिन इसका टेम्परेचर ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, इसका कम हुआ है इंक्रीज। तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, इसलिए इस स्टेट के ऊपर दोनों ने इक्विलिब्रियम स्टेट को गेन किया। क्लियर? तो ये चीज़ें वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। टेम्परेचर स्केल्स, all temperature scales are based on some easily reproducible states such as freezing and boiling points of water, the ice point and the steam point. Ice point, freezing point or steam point, boiling point. Ice point क्या है? A mixture of ice and water that is in equilibrium with air saturated with vapor at 1 atm pressure, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273 केल्विन। स्टीम पॉइंट क्या है? मिक्सचर ऑफ लिक्विड वाटर एंड वाटर वेपर विद नो एयर इन इक्विलिब्रियम एट 1 एटमॉस्फेयर। 100 डिग्री है हमारे पास, या 212 फ़ारेनहाइट है, या 373 केल्विन है। क्लासियस स्केल ऐसा यूनिट सिस्टम है, फ़ारेनहाइट स्केल इंग्लिश यूनिट सिस्टम है, और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल क्या है? टेम्परेचर स्केल दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस। इसमें हमारे पास ये दो स्केल आ जाते हैं, केल्विन स्केल और रैंकाइन स्केल। रैंकाइन स्केल के बारे में आप लोगों ने शायद पहले ना पढ़ा हो, बट दिस इज आल्सो अनदर स्केल। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 273 पे है, ये 0 डिग्री पे है, और ये हमारे पास प्रेशर इसका दिया हुआ एट एब्सोल्यूट वैक्यूम। ठीक है, एब्सोल्यूट वैक्यूम पे है -273 डिग्री इसका वो हमारे पास है, और ये एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है, जिस पे हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि जो है ना वो गैसेस की एंट्रोपी ज़ीरो हो जाती है। आप ये देखें ना, टेम्परेचर है, ये प्रेशर है, तो ये गैस ए बी सी डी, तो इन सबको पीछे एक्सटेंड किया गया है। इस टेम्परेचर तक हम फिजिकली नहीं पहुंच सकते, तो इसको एक्सटेंड किया गया है फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हमारे पास क्या आया है? इस पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने इसको अचीव कर दिया। तो ये सारी की सारी आप लोग देख रहे हैं ना, जो चीज़ें हैं ये हमारे पास यहाँ पे आके मीट कर रही हैं। ठीक हो गया? तो यहाँ पे आप लोग देखें कि जितनी भी गैसेस हैं, इन सब गैसेस का जो मीटिंग पॉइंट है वो एक ही है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट ज़ीरो को अचीव कर। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। ये आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर कन्वर्जन स्केल्स हैं, अगर हमने सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना हो, फ़ारेनहाइट को रैंकाइन में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, रैंकाइन केल्विन को रैंकाइन में करना हो, या सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में करना हो, ठीक है। तो जो हमारे पास ये रैंकाइन स्केल है और ये हमारे पास सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल का कंपैरिजन दिया हुआ है, तो यू कैन सी दैट कि जो सेंटीग्रेड स्केल है उस पे आपका जो ट्रिपल पॉइंट होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो उसके कोरेस्पॉन्डिंग केल्विन स्केल है उस पे जो ट्रिपल पॉइंट या 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी हम जिसे कहते हैं 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास फ़ारेनहाइट और रैंकाइन स्केल के ऊपर ट्रिपल पॉइंट है वो 32.02 है, और रैंकाइन स्केल पे 491.69 है, और एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है? सेंटीग्रेड स्केल पे -273.15 और केल्विन पे ज़ीरो है, और -459.67 फ़ारेनहाइट स्केल पे है, और 0 डिग्री रैंकाइन स्केल पे है। तो ये बेसिकली रैंकाइन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल इंग्लिश यूनिट में यूज़ होते हैं, और केल्विन और सेंटीग्रेड SI यूनिट्स में यूज़ होते हैं।
अगर आपके पास दो टेम्परेचर डिफरेंसेस केल्विन या सेंटीग्रेड में दिए हों तो उनके यूनिट्स चेंज किए बगैर अगर आप उनका डिफरेंस लेंगे तो वो सेम होगा। और रैंकाइन और फ़ारेनहाइट में अगर दो टेम्परेचर दिए हुए हों तो उनके यूनिट्स चेंज किए बगैर आप उनका अगर डिफरेंस लेंगे तो वो सेम होगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। द रेफरेंस टेम्परेचर इन ओरिजिनल केल्विन स्केल वाज द आइस पॉइंट which is temperature at which water freezes. The reference point was changed to much more precisely reproducible point, the triple point of water, the state at which all three phases coexist, which is assigned as value 273.16 Kelvin. तो आइस पॉइंट या ट्रिपल पॉइंट जो है वो तकरीबन करीब करीब ही होते हैं। आइस पॉइंट हम कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट है और ट्रिपल पॉइंट थोड़ा सा उससे ज़्यादा होता है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें हम कहते हैं कि उसकी तीनों फेजेस को एग्जिस्ट करते हैं। प्रेशर क्या है? प्रेशर इज डिफाइंड एज द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड पर यूनिट एरिया। तो इसकी यूनिट्स क्या होते हैं? 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फोर्स पर यूनिट एरिया। और इसके सब यूनिट्स आपके पास हैं। 1 बार है 10⁵ पास्कल, और ये आप देख सकते हैं कि इसके आगे डिफरेंट सब यूनिट्स ही होंगे। क्लियर? डिफरेंट कैटेगरीज, ये यूनिट्स कन्वर्जन के लिए हम लोग यूज करते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर है, गेज प्रेशर है, वैक्यूम प्रेशर है। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है? द एक्चुअल प्रेशर एट अ गिवन पोजीशन, इट इज मेजर्ड रिलेटिव टू एब्सोल्यूट वैक्यूम। गेज प्रेशर जो हम किसी भी गेज से मेजर करते हैं फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से एट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। और वैक्यूम प्रेशर क्या है? प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर गेज प्रेशर है, प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैक्यूम प्रेशर है। ठीक है? और एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है? वेयर देयर इज टोटल वैक्यूम, 100% वैक्यूम। अगर हम लोग इस फिगर को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट वैक्यूम है, यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर 0 है। यहाँ से जब ऊपर जाते जाएंगे मीन के आपके पास सिस्टम में एयर आती जाएगी, तो जब आपके पास सिस्टम का प्रेशर और बाहर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और जब हम उससे ऊपर जाएंगे तो फिर अब जो है वो जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जाना शुरू हुआ है उसको हम कहेंगे गेज प्रेशर। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर, ये टोटल प्रेशर है। यहाँ पे एब्सोल्यूट 0 है और यहाँ पे आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। यहाँ तक आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक आप लोगों ने कमरे में एक बोतल है ना, बोतल के अंदर से अगर आप सारी हवा निकाल दें तो वहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर 0 हो जाएगा, और उस वक्त एब्सोल्यूट प्रेशर 0 होगा और वैक्यूम प्रेशर मैक्सिमम होगा। वैक्यूम प्रेशर नीचे की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे आप उस बोतल में हवा भरते जाएंगे तो उसका एब्सोल्यूट प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और एक वक्त आएगा कि बोतल कंप्लीट जब भर जाएगी ना हवा के साथ तो आप कहेंगे कि बोतल का प्रेशर और बाहर जो मौजूद एयर का प्रेशर है वो बराबर हो गए। अब अगर आप फर्दर एयर को फिल करेंगे तो आप कहेंगे कि उसका प्रेशर मजीद बढ़ना शुरू हो गया है, तो अब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अपर साइड में जाना शुरू हो जाएगा। उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे? गेज प्रेशर। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, डेप्थ के साथ जो है प्रेशर की वेरिएशन चेंज होती है। अगर हम लोग सरफेस जो सरफेस है हमारा ग्राउंड लेवल है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएं अपर डायरेक्शन में तो प्रेशर कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है जो एयर का प्रेशर है, क्योंकि एयर की क्वांटिटी कम होती जाएगी ना। लेकिन अगर हम डाउन ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ जाएं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए। ठीक है? क्योंकि एयर की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन एट सेम पोजीशन ऑन द ग्राउंड लेवल, अबव द ग्राउंड लेवल और बिलो द ग्राउंड लेवल जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है एट सेम लेवल। Energy is the ability to do work, and work is the transfer of energy from one form to another form. In practical terms, energy is what we use to multiply the world around us, whether by exciting our muscles, by using electricity, or by using mechanical devices such as automobiles. तो ये बेसिकली एनर्जी के डिफरेंट एनर्जी के यूनिट्स हैं, न्यूटन मीटर एंड जॉल्स। क्लियर? Then there are different forms of energy.
एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं. जस्ट होल्ड अ सेकेंड. ये बेसिकली आपके पास एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं. पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है. पोटेंशियल एनर्जी में फिर ये एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स आ गई हैं और काइनेटिक एनर्जी में दीज आर सम डिफरेंट फॉर्म्स. So potential energy क्या है? You know that this is due to the position of the body. chemical energy जो है वो उसकी chemical energy की वजह से होती है. मैं इनको इन डिटेल बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता. मैकेनिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल वर्क की वजह से होती है कि इफ़ यू हैव डन सम वर्क ऑन द सिस्टम तो एनर्जी इज स्टोर इन फॉर्म ऑफ अ मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है. न्यूक्लियर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट इज द एनर्जी दैट होल्ड्स द न्यूक्लियस टुगेदर. द एनर्जी कैन बी रिलीज्ड व्हेन न्यूक्लियाई आर कंबाइंड और स्प्लिट अपार्ट. और इसमें आपके पास दो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं जिसको आप फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शंस कहते हैं. क्लियर? Gravitational energy is energy of position or a place or of resting at the top of hill contains gravitational potential energy. Hydropower such as water in a reservoir behind a dam is an example of gravitational potential energy. Kinetic energy is due to motion of the waves, electrons, atoms, molecules, substances or objects. Electrical energy is the movement of electron and everything is made of tiny particles called atoms. तो उनके मूवमेंट की वजह से जो भी एनर्जी होती है व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन अ सिस्टम तो उसकी वजह से जो हमारे पास एनर्जी होती है दैट इज नोन एज radiant energy is due to electromagnetic radiations and thermal energy or heat is the internal energy in the substance. It is the vibration and movement of the atoms and molecules within the substance. The more thermal energy is in the substance, the faster the atoms and molecules vibrate and move. Geothermal energy is an example of this. Motion energy is the movement of object and substance from one place to another. Objects and substances moves when force is applied according to Newton's law of motion. Wind is an example of motion energy. Sound energy is the movement of energy through substances in longitudinal waves. Sound is produced when force causes an object or substance to vibrate. The energy is transferred through the substance in a longitudinal wave. Heat is the energy which appears at boundary when system changes its state due to difference in temperature. Work appears at the boundary when system changes its state due to the movement of a path under the action of force. ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम लोग इसमें ज़्यादा इन डिटेल नहीं जाते. तो यहाँ तक मैं आज के लेक्चर को एंड करता हूँ. हम लोग इंशाल्लाह जो है वो हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें फिर इससे आगे कंटिन्यू करते हैं. लेट मी होल्ड अ सेकेंड. तो दिस इज आवर लेक्चर आफ्टर हियर फॉर टुडे. जो आगे हमारा बेसिक क्लास गवर्निंग द हीट ट्रांसफर. तो आगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना दैट वुड बी प्योरली अबाउट द हीट ट्रांसफर. ठीक है. लेट मी सी. अच्छा, ये थोड़ी सी चीज़ें मिलकर डिस्कस कर लेते हैं. बेसिक क्लास गवर्निंग द हीट ट्रांसफर. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. Okay, we will discuss in our next lecture. This is all about for today's lecture. ठीक हो गया. So thank you so much for today's lecture. So we will be
together in our next lecture.